students, welcome to the channel Physics by Dr. Jigs, and I am Dr. Jigyasa Sharma, your friendly motherly guide. NCERT चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा है कि इस क्वेश्चन को अगर कंसेप्चुअली समझते हुए आप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट काफी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीनों को एक एक करके लेंगे। पहला है, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी of the system in electron volts taking the zero of the potential energy at infinite separation of the electron from proton। मतलब एक कहीं प्रोटॉन रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है। इन जनरल हम इनको चार्जेस Q1 और Q2 लेकर के चलते हैं ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो इन जनरल लेकर के चल रहे हैं, कोई भी दो चार्जेस Q1 और Q2 रखे हैं। यहाँ पर सेपरेशन दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। अब इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हैं, तो मतलब रेफरेंस पॉइंट हम एट इन्फिनिटी ले रहे हैं। अब किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इस सिस्टम को बनाने में कितना काम हमें करना पड़ा इन्फिनिटी से लेकर के जब हम इन चार्जेस को यहाँ लाए थे। तो अब जब पहले चार्ज को लेकर के आए थे Q1 को, तो उस समय उसके आसपास कोई और चार्ज नहीं था, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में यू डिड नॉट हैव टू डू एनी वर्क, क्योंकि और किसी फील्ड में आया ही नहीं था ये। तो आप इन्फिनिटी से जब यहाँ पर Q1 को लाए हैं, पहले चार्ज को जब लाए हैं, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। अब जब Q2 को Q1 जब रख दिया गया, तो Q2 को जब हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लाते हैं तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। जब Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस रीजन में प्रेजेंट है, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक Q2 को लाने के लिए जो काम करना पड़ता है दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो डिसिपेटिव फोर्स है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उन्हीं में एक पोटेंशियल एनर्जी रहती है विच इज अ स्टोर्ड एनर्जी, और आती कहाँ से? दैट इज बाय द वर्क डन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है? अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing Q2 from infinity to this point। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P2 और P1 है वो पॉइंट जहां पर Q1 रखा है। अब बस ये भी ध्यान रखना है कि जब आप Q2 को लेकर के आ रहे हैं इन्फिनिटी से P2 तक, तो यहाँ पर एक फील्ड है Q1 का, इस फील्ड में चला करके ला रहे हैं। अब जब हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन क्या है? दैट इज इंटीग्रल इन्फिनिटी टू P2 F डॉट dr, जो कि हम कर चुके हैं अभी कि Q2 इंटू डेल्टा V भी होना चाहिए। दैट मीन्स जो चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं Q2 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस इन पोटेंशियल। इन्फिनिटी पे क्या पोटेंशियल था और इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है? वो पोटेंशियल किसके कारण है? Q1 के कारण है। तो Q1 के कारण इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, उसका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, दिस इज Q2, या कई बार हम इसे टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। तो जब डेल्टा V होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? P2 वाला। तो फाइनल पोटेंशियल है पोटेंशियल एट P2, इनिशियली था वो चार्ज हमारा इन्फिनिटी पर, तो पोटेंशियल है V एट इन्फिनिटी। हमें ये दिया है कि ये तो रेफरेंस पॉइंट है, दैट मीन्स पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। सो द वर्क डन इज Q2 इंटू P2, क्योंकि V एट इन्फिनिटी जीरो हो गया। अब ये बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट P2 कितना होगा? Q1 के कारण डिस्टेंस कितना है? अगर हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं D, जो कि दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम्स है, तो फिर कितना हो जाएगा पोटेंशियल? Q1 अपॉन 4πε0 D मल्टीप्लाइड बाय Q2। तो ये हुआ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ पर ये हमने इन जनरल देख करके रखा। हमारे क्वेश्चन में Q1 कितना दिया? Q1 को हमने प्रोटॉन माना है, क्योंकि कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहे हैं। ये Q2 कर लेना बच्चों, और Q2 क्या इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर इतना कूलम्स का चार्ज है ना, ये प्रोटॉन का चार्ज है। तो वर्क डन कितना होगा? Q1 और Q2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इतना होगा वर्क डन इन जूल्स। अब चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपनी कैलकुलेशन में से एक ये फैक्टर हटा देंगे हम, तो ये बन जाएगा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर, है ना। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसी तरीके से आपको करना है। कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपको पहले चार्ज के लिए कोई वर्क डन नहीं है, दूसरे का अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है।
अब इसका पार्ट 2 देखें. What is the minimum work required to free the electron? Given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A. अब हमने यहाँ देख लिया कि जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखे थे एक पर्टिकुलर दूरी पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल करके आई थी? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब कह रहे हैं बाउंड स्टेट है. बाउंड स्टेट है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है. जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है इन्होंने? हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव आई थी, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हाफ mv² होती है ना. अब ना तो मास हो सकता है नेगेटिव और ना फिर स्क्वायर हो सकता है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है. तो आपको मॉड ऑफ यू का हाफ करना होगा, यहाँ माइनस में मत ले लेना काइनेटिक एनर्जी को. अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई इसकी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो हमने अभी पार्ट ए में निकाली, उसकी आधी है काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इतनी होगी. अब अगर टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो आपका सिस्टम बाउंड स्टेट में है या स्टेबल सिस्टम है. अब अगर उसको तोड़ना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकाल करके फ्री कर देना चाहते हैं, तो क्या होगा? अगर फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी 0 से लेकर के कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू में रहेगी. तो कम से कम आपको ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी देनी होगी इस सिस्टम को तोड़ने के लिए. क्यों? क्योंकि अगर इतना ही प्लस में और दे दोगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो 0 हो या फिर भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो टोटल सिस्टम की एनर्जी, तो दैट मीन्स इट इज नो लॉन्गर इन बाउंड स्टेट, वो फ्री स्टेट में आ जाएगा. तो फ्री स्टेट में आपको लाना है अगर, तो और कितनी एनर्जी हमें इसे देनी होगी? हमें देनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर वर्क कितना करना पड़ेगा आपको? आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का काम करना पड़ेगा टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बाउंड स्टेट में है तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, अगर फ्री स्टेट में है तो एनर्जी इज पॉजिटिव. तो कम से कम 0 पर तो आए फ्री होने के लिए. इसके बाद फिर उसके बाद और ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी, आपने ज़्यादा काम कर दिया तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाएगी फ्री होने के बाद. तो जितनी एनर्जी बाकी की आती जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी. लेकिन कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देना होगा टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब सी पार्ट में वो कह रहे हैं व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबव इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन. मतलब पहले हमने ये माना था कि ये जो दो हमारे चार्जेस हैं Q1 ये पॉइंट P1 पर रखा है और Q2 हमने माना कि पॉइंट P2 पर रखा है. इनकी सेपरेशन दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम्स और हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे थे इन्फिनिटी पर. कहीं इन्फिनिटी पर अगर रखते हैं Q2 को तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 होगी. अब ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हम यहाँ ना मान करके इन्फिनिटी पर हम इस पॉइंट पर मानेंगे जिसमें Q2 अगर हम यहाँ रखें इस पॉइंट पर, इसको P3 मान लेते हैं. कितनी दूरी है इसकी? 1.06 एंगस्ट्रॉम्स. तो Q2 को अगर इतनी दूरी पर रख दे Q1 से तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी सिस्टम की. रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पर माना, लेकिन वास्तव में Q2 तो यहाँ रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम्स पर. तो अब हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी? पहले हमने रेफरेंस इन्फिनिटी का लिया था तो वर्क डन निकाला था इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. अब रेफरेंस अगर हम ये पॉइंट P3 पर ले रहे हैं जो कि 1.06 एंगस्ट्रॉम्स की दूरी पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 यहाँ से यहाँ तक लाना है, P3 पॉइंट से P2 पॉइंट तक. सेम वही प्रोसेस है, बस तब इन्फिनिटी से लेकर के आए थे क्योंकि रेफरेंस इन्फिनिटी को माना था. अब हम इस पॉइंट से लेकर के आएंगे क्योंकि रेफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी 0 हम इस पॉइंट पर मान रहे हैं. ठीक है. वर्क डन हम बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे. Q2 जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स. तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? जहाँ पर P2 पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं. और कहाँ से ला रहे हैं? अब की बार हम D1 इस पॉइंट से लेके आए. इसको अगर हम D1 मान लें इस डिस्टेंस को, जो कि 1.06 एंगस्ट्रॉम्स है. बिल्कुल वैसे ही जब आप करेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 D पर इतना है, D1 पर इतना है, दोनों में ही Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमेरिकली जब आप डालोगे तो बेटा ये ध्यान रखना कि कभी भी फिजिक्स में आपको इस तरीके के वैल्यूज नहीं दी जाती कि आप उन्हीं में उलझ करके रह जाओ. अब देखो सो वेरी ब्यूटिफुली देव गिवन यू 1.06 एंगस्ट्रॉम्स
और पहले में कितना था 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अगर ज़रा सा भी ध्यान देते हो तो तुम देखते हो कि डिनोमिनेटर में जो पहले 0.53 आ रहा था, जो ये डी है, उसका डबल है ये। तो जो भी फैक्टर आप कॉमन लोगे तो एक बार अगर 1 आएगा तो -½ आएगा अगली बार, है ना। तो वहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले वाला फैक्टर पता है कितना था। पहले कितना था -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आप यहाँ पर अच्छा पहली बात क्या है कि जब आप Q1 Q2 कर रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल रहे हो तो एक तो 1.6 × 10⁻19 गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया? क्योंकि जूल से आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर जब आप इसको देखो मैथमेटिकली, यहाँ पर इस इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, ये और ये वाला फैक्टर अगर आप कॉमन ले लो, मतलब अगर आप पहली वाली टर्म को कॉमन लो तो अंदर 1 - ½ आता है, एंड 1 - ½ इज हाफ। पहली वाली टर्म कितनी है, हम पार्ट ए में निकाल चुके हैं इससे। तो ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी रखनी होगी। कभी भी अंधाधुंध कैलकुलेट करने मत लग जाना कि चलो यहाँ ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो, ये कुछ नहीं। जितना हो सके आप ध्यान देना कि किस तरीके से मेरी कैलकुलेशंस लीस्ट रहेंगी। बहुत बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, आपकी थोड़ी समझ से कोई डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि यहाँ हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड था ना 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रैकेट में 1 - ½ आया तो हाफ ऑफ 27.2 वो भी अभी निकाला था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले वाला टर्म कितना आया -27.2 और दूसरा टर्म कितना आया +13.6। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि ये वैल्यू माइनस में थी, यहाँ पर ये माइनस के कारण ये प्लस हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब अब की बार पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर हम रेफरेंस यहाँ पर मान रहे हैं तो अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।